नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल अस्त में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वो HAL से आ रही है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का एक अटैक वेरिएंट तैयार कर रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि HAL अपने इस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए कुछ उपकरण खरीदेगा और इसके लिए HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के एयरफ्रेम में कुछ मॉडिफिकेशन भी करेगा ताकि इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरा, टरेट गन, रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल और हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे कि नाग को लगाया जा सकेगा। इसके अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के इस अटैक वेरिएंट में अतिरिक्त सेंसर्स भी लगे होंगे जो कि इस हेलीकॉप्टर को एरियल रिकॉग्निशन, ट्रूप ट्रांसपोर्ट और क्लोज एयर सपोर्ट क्षमता प्रदान करेंगे। यानी कि दोस्तों अब आपको लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का एक आम वर्जन देखने को मिलेगा जो कि बेहद घातक हथियारों से लैस होगा। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अलग अलग मिशंस में भी किया जाएगा। बढ़ते अपनी अगली डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने कहा कि वो कैटोबार सिस्टम के नए डिजाइन पर काम कर रहे हैं जिसे कि 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर में लगाया जाएगा और इस एयरक्राफ्ट कैरियर से कैरियर क्षमता वाला टैक्टिकल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट यानी कि एवाक्स और नेवल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को भी ये सपोर्ट करेगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अमेरिका भी भारत को अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि ईमेल्स की पेशकश कर चुका है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफी महंगी भी है और साथ ही इसका अभी भी एक हाई डाउन टाइम है। इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना स्टीम पावर्ड कैटपल्ट लॉन्च सिस्टम को ही चुनेगी। दरअसल दोस्तों एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कैटोबार बेहद जरूरी हो जाता है अगर एयरक्राफ्ट कैरियर स्टीम पावर्ड कैटपल्ट का इस्तेमाल कर रहा है और हो सकता है कि ये न्यूक्लियर पावर कैरियर भी बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टोबार कैरियर्स होते हैं उनके लिए वजन यानी कि वेट का रिस्ट्रिक्शन होता है। इसके अलावा जो अमेरिका ने हमें ईमेल की यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की जो पेशकश कर रखी है वो अभी भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि जो इनका फोर्ड क्लास का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे हर बार कई तरीके की तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो कैटोबार है वो एक सिद्ध तकनीक मानी जाती है। ये पुराना है लेकिन भरोसेमंद और बेहतर है। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए हम कैटोबार सिस्टम तो स्थापित करेंगे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए ईमेल्स को भी इंटीग्रेट करने के लिए कुछ जगह छोड़ी जा सकती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने घोषणा की है कि वो 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड एमुनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, जिसे कि कानपुर में तैयार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो सुविधा है वो 250 एकड़ में फैली होगी, जहां पर दुनिया की बेस्ट क्लास की टेक्नोलॉजी के जरिए छोटे और मध्यम कैलिबर का एम्यूनेशन तो बनाया जाएगा, इसके साथ ही शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलें भी तैयार की जाएंगी। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण विकास के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के प्रीलिमिनरी डिजाइन फेज को शुरू किया है। कहा जा रहा है कि डिजाइन फेज 2024 तक पूरा हो जाएगा। प्रीलिमिनरी डिजाइन फेज 3 चरणों में होगा और इसके पहले चरण यानी कि पहले फेज के तहत CFD एनालिसिस के जरिए TEDVF का एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन एक रिफाइंड और ऑप्टिमाइज होगा और इसके दूसरे चरण में यानी कि सेकंड फेज में इसका लो और हाई स्पीड विंड टनल टेस्टिंग होगी और तीसरे चरण में DSI एयर इंटेक्स और कैनार्ड्स विंड टनल टेस्टिंग होगी। कहा यह जा रहा है कि TEDVF की पहली फ्लाइट 2026 के अंत में होगी और अगले 4 सालों तक इसकी टेस्टिंग के बाद TEDVF का उत्पादन शुरू हो जाएगा और ये 2030 से हो पाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों आप सबको मालूम है कि भारतीय आर्टिलरी फोर्स में सबसे बड़ी कमी क्या है, वो ये है कि हमारे पास 100 से 500 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट्स नहीं है। ऐसे में चाइना और अमेरिका हमसे काफी आगे है, क्योंकि ये दोनों ही देश मॉड्यूलाइज्ड पॉड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए, जिसे कि हम MLRS कहते हैं और इन MLRS में अलग अलग रेंज और कैलिबर के रॉकेट्स होते हैं। चाइना का PHL-60 MLRS 500 किलोमीटर रेंज तक का है। भारत के पास अभी MLRS सिस्टम नहीं है और जो हमारे पास पिनाका है उनकी रेंज भी इतनी ज्यादा नहीं है। हालांकि दोस्तों भारत को भी अब चाइना को देखते हुए अपने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो भारत अब तेजी से अपने परले जो कैनिस्ट्राइज टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है उस पर तेजी से काम कर रहा है और अब लेटेस्ट खबरें ये आ रही हैं कि भारत 5 परले मिसाइल्स का फैब्रिकेशन शुरू कर चुका है और इन्हें मार्च 2023 में सौंप दिया जाएगा, जिनका इस्तेमाल यूजर इंडक्शन ट्रायल्स के लिए होगा। 500 किलोमीटर रेंज वाली परले मिसाइल आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा होगी और आगे जब भारत अपनी रॉकेट फोर्स बनाएगा तो उसमें ये एक अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा भारत का ये विचार है कि वो अपने जो दोस्ताना देश हैं उनको इस परले मिसाइल का
निर्यात भी कर सकेगा। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि बीएसएफ से आ रही है। पश्चिम बंगाल के हरिहरपुर में भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर हथियारबंद बांग्लादेशी तस्करों ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और इस गोलीबारी में एक बांग्लादेशी तस्कर की मौत हो गई। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल पैदल सेना के सैनिकों के लिए 600 राइफल, नेगेव लाइट मशीन गन, कार्ल गुस्ताफ MK3, 84 mm रॉकेट लॉन्चर, डिजिटल स्पॉटर स्कोप, पेट्रोल के लिए ईंधन सेल चार्जर, सभी इलाके के वाहन और सैटेलाइट टर्मिनल जैसे अतिरिक्त सामान भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश में दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और कौशल का प्रदर्शन करते हुए खड़का कोर ने पंजाब के पटियाला में गगन स्ट्राइक का आयोजन किया, जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास था। अभ्यास 4 दिनों की अवधि में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में अपाचे 64E और एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शक्तिशाली हथियार वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में मान्य किया गया। इस अभ्यास में दुश्मनों को नष्ट करने, गहरी पैठ बनाने और विरोधियों के लिए एक डर पैदा करने वाला अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में जमीनी बलों के मशीनीकृत स्तंभों के साथ हेलीकॉप्टरों के द्वारा सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लोहित घाटी के किनारे स्थित एक सैन्य अड्डे और इस पर्वतीय क्षेत्र में एक प्रमुख सड़क का नाम भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। रावत जी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके 9 महीनों के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए किबुतु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी को लेकर आ रही है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी लद्दाख का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं। इस लिहाज से सेना प्रमुख का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत और चीन ने अभी आपको मालूम है कि हाल ही में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपने सैनिकों को पीछे हटाने की घोषणा की थी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटने की प्रक्रिया में और 12 सितंबर तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, चीन की चालाकी तो आप सबको मालूम है। फिलहाल तो दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पर यह मैसेज जरूर गया है कि जो ये लोग ये सोचकर बैठे हुए थे कि भारत और चीन के बीच में भयंकर लड़ाई होगी। इसके अलावा जैसे रूस और यूक्रेन की जंग हुई, उससे पहले भी कई लड़ाइयाँ हुई है। अगर आप पिछले 2.5 सालों का डेटा अगर उठाकर देखते हैं तो इसमें अर्मीनिया, अजरबैजान, इजराइल, फिलिस्तीन, फिर यूक्रेन, रशिया, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये दुनिया के मुंह पर एक तरीके का तमाचा भी पड़ा है, जो कि ये सोचते थे कि इस युद्ध में इनको फायदा होगा। खासकर कि कुछ देशों को ऐसा लग रहा था कि हमारे हथियार धड़ल्ले से बिकेंगे अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है। यहाँ पर हालांकि चाइना ने भी एक समझदारी वाला कदम उठाया है। इसके पीछे उसकी कुछ भी रणनीति हो, लेकिन फिलहाल के लिए गतिरोध तो खत्म हो गया है। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, अब अमेरिका की किरकिरी होने लगी है। जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए उसने अपना खजाना खोला है उसके F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन दोस्तों अमेरिका की तरफ से अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान के पास जो ये 40 साल पुराने F-16 फाइटर जेट्स है, इनको जीवन दान देने के लिए अमेरिका के द्वारा जो स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, उसे लेकर अब अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ साउथ एशिया के डोनो लू ने कहा कि अमेरिकी सरकार अपने रक्षा उपकरणों का सपोर्ट करती है, चाहे वो कोई भी देश हो, और जो हमने पाकिस्तान को उसके F-16 के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की जो सहायता दी है वो बिल्कुल लिमिटेड है और हमने किसी भी तरीके की कोई नई क्षमता और नए हथियार उन्हें नहीं दिए हैं। दरअसल अमेरिका ने इसलिए भी उनकी सहायता की है ताकि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड मिल सके। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये जो सहायता दी है उसके F-16 फाइटर जेट्स को जीवन दान देने के लिए, इसके पीछे के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो भी देश F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर किसी भी तरीके का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दूसरा कारण ये भी है कि अल जवेरी को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल किया था, इसीलिए खैरात में अमेरिका ने पाकिस्तान को ये सहायता दी है। आपको क्या लगता है वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि जापान को लेकर आ रही है। जापान को चीनी हमले का डर दिख रहा है। ऐसे में जापान ने अपने मिसाइल डिफेंस वॉरशिप बनाने का ऐलान किया है। ये वॉरशिप दुनिया की दागी गई मिसाइलों को न सिर्फ ट्रैक करने में माहिर होगी बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें मार भी गिराएगी। कहा यह जा रहा है कि अभी तक ऐसी 2 वॉरशिप बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला मौका होगा जब जापान इतने बड़े आकार के युद्धपोतों को बनाएगा। दरअसल आपको मालूम ही है कि अमेरिकी परमाणु हमले के बाद जापान ने अपनी सैन्य ताकत को सिर्फ रक्षात्मक तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया था, और जापान ने ये नियम बनाया था कि वे कभी भी परमाणु हथियारों को नहीं बनाएंगे और ना ही बड़े युद्धपोतों का निर्माण करेंगे। लेकिन चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता को देखते हुए जापान ने
20,000 टन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले युद्धपोतों को बनाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, जापान में परमाणु हथियारों की मांग भी बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले ताइवान से तनाव के दौरान चीन ने जापान की जलीय सीमा में कई मिसाइलें दागी थी। जापान के रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023 के बजट अनुरोध में 2 एजिस BMD युद्धपोतों के डिजाइन व्यय के लिए फंड जारी करने का प्रस्ताव पेश किया। हालांकि इसके लिए कोई निश्चित धनराशि का खुलासा नहीं किया गया। जापानी रक्षा मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष के लिए $39.7 बिलियन खर्च करने का अनुरोध किया। दरअसल जापान के ये नए मिसाइल डिफेंस शिप एजिस डिफेंस सिस्टम से लैस माया क्लास के युद्धपोतों से आकार में दोगुने होंगे। वहीं जापान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन 2 नए जहाजों की कीमत $7.1 बिलियन तक हो सकती है। हालांकि अगर तट पर 2 एजिस शोर सिस्टम को स्थापित किया जाता है तो उनकी लागत लगभग $4.3 बिलियन के आसपास आएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, जापानी रक्षा बजट हाल के कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये बात साफ है कि जापान को अपने 2 पड़ोसी चीन और उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य ताकत से खतरा महसूस हो रहा है। खबर ये भी आ रही है कि इन युद्धपोतों की लंबाई 690 फीट और बीम लगभग 130 फीट का होगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि नॉर्थ कोरिया को लेकर आ रही है। फ्रांस ने उत्तर कोरिया के द्वारा परमाणु हमले से जुड़े कानूनों को पास करने की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से उठाया गया ये नया कदम अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि फ्रांस उत्तर कोरिया के द्वारा तेजी से की जा रही आक्रामक घोषणाओं को लेकर भी चिंतित है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने एक नया कानून पारित किया है जिसमें राष्ट्र को परमाणु हथियार वाला राज्य घोषित किया गया है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के किम जोंग उन का कहना है कि वे अपने परमाणु हथियार कभी नहीं छोड़ेंगे और परमाणु निशस्त्रीकरण पर भी कोई बातचीत नहीं करेंगे। नया कानून को देश को किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए परमाणु हमले करने का भी अधिकार देता है। इसके अलावा वो अपने हथियारों को तब तक रखेगा जब तक अन्य देश परमाणु मुक्ति नहीं हो जाते हैं। यानी कि साफ तौर पर उत्तर कोरिया अब नहीं मानने वाला है, भले ही उस पर लाख सैंक्शन लगा दो, क्योंकि उसको रशिया और चीन का सपोर्ट मिलता रहता है, इसीलिए वो टेंशन में नहीं रहता। टेंशन और देशों को हो जाती है, अमेरिका को उसकी टेंशन है, फ्रांस को टेंशन है, यूरोपियन देशों को इसकी टेंशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।